आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस वीडियो नंबर 3 में हम आपको कुछ ऐसी बातों का डिस्कस करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में मदद करेगी। मतलब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के कम से कम 3 से 4 मेथड का डिस्कस कर रखा है। एक मेथड तो सबसे पहला ये था जिसको लिमिट ऑफ सम बोलते हैं। लिमिट्स ऑफ सम की सीरीज का इस्तेमाल करके आप किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन जिस प्रकार आप करते और सीखते आए हैं उसका यूज करके फिर आफ्टर पुट करके लिमिट्स अपर एंड लोअर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के मान को निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड एक है प्रॉपर्टीज, जर्नल प्रॉपर्टीज का यूज करके हम किस प्रकार डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं इस बात का डिस्कस आज वीडियो में करेंगे। और आज हम वीडियो में इस बात का डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज होती कितनी हैं और इनकी मदद से किसी भी इंटीग्रेशन को आसान कैसे बनाया जाता है, और कुछ बोर्ड में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज जो 7-8 प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उन प्रॉपर्टीजों पर एक एक करके फोकस करेंगे, क्योंकि लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बोर्ड में पूछी गई हैं। एक प्रॉपर्टी है जो 2010 के बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, और भी ऐसे जो 1-1, 2-2 नंबर के प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्रॉपर्टी का ये डिस्कस करेंगे कि कितनी प्रॉपर्टियां होती हैं, इन प्रॉपर्टियों को लेकर के डेफिनेट इंटीग्रेशन किस प्रकार से इनकी सवालों को किया जाता है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ों को कि किस प्रकार प्रॉपर्टी का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को किया जाता है, या फिर इनके प्रॉपर्टीज जो हैं ये क्वेश्चन को करने में किस तरीके से मददगार हैं, इस बात को आज हम समझेंगे। और होती कितनी है इस बात को भी समझेंगे। अगर हम कोई काम नए तरीके और ढंग का इस्तेमाल करके करते हैं तो इसका मतलब ये है कि काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन को तोड़ करके करेंगे तो एक बात तो ये बात पता चल जाएगी कि इंटीग्रेशन की जो समस्या है लंबी चौड़ी, उसको हम प्रगुण या फिर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके समाप्त कर देंगे, और प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से करेंगे। मतलब जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको DI बोलते हैं। हमने आपको शॉर्टकट में बताया है, D से डेफिनेट, I से इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम जर्नल प्रॉपर्टीज़ों को सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कितनी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। हिंदी में बोलेंगे निश्चित समाकलन के, किसके? निश्चित समाकलन के, निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। कितने प्रगुण होते हैं या इनका यूज किस प्रकार किया जाता है। कुल मिलाकर के प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि DI के क्वेश्चन में
आसानी बरतने के लिए ऐसा काम किया गया कि किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट ना करके, क्योंकि इंटीग्रेट करने में बड़े तरीके हैं, आपको सारे तरीके हमने डिस्कस करा रखे हैं। कोई फार्मूले से है, तो कोई बाई पार्ट से है, कोई कंटिन्यूड से है, सब अलग अलग तरीके हैं। हम किसी क्वेश्चन के तरीकों को ढूंढ करके उसके लगाने में उलझ जाएं, इससे बढ़िया है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आसान तरीके से निकल जाएं। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ का यूज किया गया कि आप किसी इंटीग्रेशन को लेकर के उलझो ना। अगर उस टाइप्स का आपको दिख रहा है प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आप DI निकाल लीजिए। तो इस बात को समझाने के लिए कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके कुछ क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व किया जाता है, जिसका इंटीग्रेशन हम तुम तो कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, करेंगे, लेकिन लंबा लॉजिक लगेगा। उसको आसान लॉजिक बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ का यूज किया जाएगा। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी कुछ अनमोल प्रॉपर्टीज़ हैं निश्चित समाकलन की, उसको हम सीखेंगे एक एक प्रॉपर्टीज़ को। पहला प्रॉपर्टीज़ ये है, पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो बोलती है वो कहती है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। पहली प्रॉपर्टी है आपकी। इस प्रॉपर्टी में आपको देखना है ये है कि आपका फंक्शन x के फॉर्म में रहेगा। अगर वो t के फॉर्म में हो जाता है तो इसका मतलब t के फॉर्म में बदल जाता है, तो ये वाला मान इस वाले मान पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाता है। इस बात को समझेंगे कि मतलब अगर fx कोई फंक्शन है, अगर वो ft बन जाता है तो इसका मतलब ये जो मान देगा हल करके वही मान ये भी देगा। इसका मतलब हम t को यूज करके प्रगुण में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसको देखिए, हम मानते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए कि हमने d/dx किसी फंक्शन का किया। मान लो d/dx fx का किया, या fx का नहीं, कैपिटल fx का किया। मान लो हमने एक फंक्शन कैपिटल F(x) का डेरिवेटिव किया, तो उस डेरिवेटिव का आंसर ये आया स्मॉल fx। तो हम बताते हैं कि डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है, इसका मतलब इसमें इंटीग्रेशन का यूज कर दें तो ये आपका आंसर आएगा। तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन स्मॉल fx dx इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c, ऐसा कह सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। अगर इसी बात का आंसर हम इस तरीके से सीख लें तो इसका मतलब इतने का इस्तेमाल लिमिट, इसको अपर बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। अपर और लोअर को थोड़ी देर के लिए आप समझिए और इस बात को समझिए कि इंटीग्रेशन fx dx का कैपिटल fx प्लस c आंसर आया है। तो इसका मतलब इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके पूरे जगह पे हम कैपिटल fx प्लस c का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन इसका यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b fx dx। इसका जो आंसर आया वो आया कैपिटल fx प्लस c, और इसमें हमने लिमिट लगाया कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। ऐसा कर दिए क्योंकि इसी का आंसर इंटीग्रेशन का तो कैपिटल fx आया है, इसका मतलब कैपिटल fx प्लस c इस वाले लिमिट में एडजस्ट होगी। और आप इसको जब हल करोगे तो ये आएगा कैपिटल FB, क्योंकि पहले अपर को रखा जाता है, फिर प्लस C, इस पूरी बात को लोअर में माइनस किया जाता है, मतलब कैपिटल FA और प्लस C में माइनस कर दें और हल करेंगे तो आएगा कैपिटल FB प्लस C माइनस कैपिटल FA प्लस C क्या माइनस से हो जाएगा, और ये C से ये C कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA। किसका मान आया,
इसका मान आया। इसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से लिखा है इंटीग्रेशन a टू b, लिखा है ft और dt। देखिए ज़रा, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो कितना आया था, इसका इंटीग्रेट किया था तो कैपिटल fx प्लस सी आया था। वैसे जब इसका हल करेंगे तो कैपिटल ft प्लस सी आएगा। मतलब इसका जब आंसर आएगा तो वो आएगा कैपिटल f और t प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। और इसमें लिमिट लगाएंगे a टू b, तो ये हल होकर के आएगा f t और कितना प्लस c। इसमें एक बार b का इस्तेमाल करेंगे और एक बार किसका इस्तेमाल करेंगे, पूरे में माइनस एफ ए, कैपिटल एफ है, और प्लस सी, ऐसा इस्तेमाल करेंगे। हल करेंगे तो आपका एफ बी प्लस का सी माइनस एफ ए और माइनस का सी, माइनस से माइनस कैंसल, आया एफ बी माइनस एफ ए के। ये बात और ये बात दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये बात इक्वल है तो ये बात इक्वल होगी। एक बात और, एक तो ये तरीका है, ठीक है आपने ऐसा किया लेकिन अगर कुछ देर के लिए इस यक्स को थोड़ा देखो तो इस यक्स के जगह पे कौन है, यहाँ पे टी है। इसका मतलब यक्स इक्वल टू टी मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर टी है, दोनों साइड डेरिवेटिव करिए तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब ये है कि dx के स्थान पर dt यूज कर सकते हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, और dt के स्थान पर dx यूज कर सकते हैं, किसी की दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब दिक्कत नहीं होगी तो लिमिट में भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे x बराबर t माने थे, अगर लिमिट्स को हम चेंज करें, लिमिट्स की ज़रा बातें को समझें। x बराबर क्या था, जब x की अपर लिमिट b थी, तो बताइए इसमें रखेंगे तो t की अपर लिमिट कितनी बन जाएगी, तो आप कहोगे कि x बराबर b है, इसमें रखने पर तो ये हो जाएगा b बराबर t। तो इसका मतलब मतलब x में अपर लिमिट जो b है वो t में भी अपर लिमिट b है। इसका मतलब इसमें भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। और बात, अगर हम x बराबर a ले लें तो बताओ a रखने पर t का मान कितना होगा, तो आप कहोगे t का मान a होगा। तो इसका मतलब लोअर लिमिट रखने पे भी जैसे a का मान x आ रहा है वैसे t का मान a आ रहा है। इसका मतलब लोअर और अपर लिमिट्स को भी चेंज करने पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टीज t और x के रिलेशन में है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। देखिए इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, प्रॉपर्टीजों का डिस्कस कर रहे हैं हम। आप जरा देखिएगा, एक एक प्रॉपर्टीज को अभी लास्ट में लिख भी देंगे। पहली प्रॉपर्टीज का हमने डिस्कस कर लिया। पहली प्रॉपर्टीज है a से b एफ एक्स dx जो इक्वल होती है एफ बी ए से बी एफ टी और डी टी के। इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर आप, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप थोड़ा सा भी लिमिट को अपर या लोअर में चेंज किए तो हम जो है ना वो माइनस में हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें किसी प्रकार का छेड़खानी किए a टू b एफ एक्स और dx, आपने लिमिट्स में मनमानी करने की कोशिश की कि लिमिट को अपर को लोअर बना दे, लोअर को अपर बना दे, तो फंक्शन आपका नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा माइनस कब आएगा, जब a ऊपर और b नीचे हो जाएगा एफ एक्स और dx। इस बात को हम सिद्ध करेंगे कि लिमिट्स को चेंज करने पर ये माइनस क्यों लग जाता है। आइए देखते हैं।
हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a टू ये b टू a हो जाएगा, b टू a एफ एक्स और डी एक्स। मतलब अपर को लोबर, लोबर को अपर में चेंज करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। मतलब जो आंसर्स आएंगे वो माइनस को रिलेट करेगा। तो इसका मतलब चलो सीखते हैं क्यों ऐसा होता है। आप इसका मान अभी तक कैसे निकाले थे, तो इसका हल आप निकाले थे कि इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का जो आंसर अभी तक आया था वो हमने लिया था कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो उसी का इस्तेमाल ज़रा इसमें करिए, तो आप इसमें इस्तेमाल करोगे तो ये आएगा a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी में लिमिट लगा देंगे a टू b और सॉल्व करेंगे तो अभी हमने आपको करके दिखाया कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए आएगा। इस बात पे हमको पता है, अभी हमने किया भी था। आइए इसको सीखते हैं। हम मानेंगे कि कुछ देर के लिए मानेंगे माइनस नहीं है, तो क्या मानेंगे, इंटीग्रेशन b टू a एफ एक्स और डी एक्स। जैसे इसका आंसर इतना आता था वैसे इसका भी आंसर इतना ही आएगा, बस लिमिट थोड़ा चेंज है। जहाँ लोबर है वहाँ अपर है और जहाँ अपर है वहाँ लोबर है, मतलब लिमिट से चेंज है बस। इस कंडीशन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपका हो जाएगा b टू a। लिमिट से जब पुट करोगे तो थोड़ा सा चेंजेस होगा। लिमिट से पुट करिए जरा, तो आप कहोगे एफ बी एफ ए रखोगे क्योंकि अपर पहले रखोगे, प्लस सी और पूरे को माइनस कर दोगे किसमें, एफ कैपिटल एफ बी और प्लस सी में। हल करोगे तो आएगा कैपिटल एफ ए प्लस सी माइनस कैपिटल बी और माइनस सी। माइनस सी से प्लस सी कैंसल, आपका आंसर आया एफ ए माइनस एफ बी। तो आप देखोगे कि इसका आंसर तो एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है एफ ए माइनस एफ बी। इसका मतलब ये है कि कहीं इस वाले को इसके जैसा बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कोई एडजस्ट करने में कोई एक बात का ऐड तो नहीं करना है। इसका मतलब इसको एडजस्ट करने में एफ बी पहले और एफ ए बाद में आएगा, इसको आगे और इसको पीछे लाने के लिए एक माइनस का गुणा कराएंगे तो वो माइनस ये कर देगा माइनस, अगर हम इसमें इंटू करा दें तो ये प्लस ये माइनस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी और माइनस एफ ए, जो किसके बराबर हो जाएगा, जो इस बात के बराबर हो जाएगा। अगर ये पूरी बात इस पूरी बात के बराबर हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब माइनस लगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पर अगर इस पे माइनस लगेगा, इस पर माइनस लगेगा तो ये बात बराबर हो जाएगी। समझ आई बात। तो इसके जगह पे रखेंगे माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, b से a तक एफ एक्स डी एक्स बराबर है किसके, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स और डी एक्स के बराबर है। ये प्रगुण नंबर दूसरा है। कौन सा प्रगुण नंबर दूसरा है, ये है प्रगुण सेकंड प्रगुण में यही बात बताई गई है कि अगर आप लिमिट अपर को कहीं कंडीशन में लोअर बनाना है, लोअर को अपर बनाना है, तो उसमें आपको माइनस लगा देना है बस। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम कह दें इंटीग्रेशन 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, हमको एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान निकालना है। जो मान इसका आएगा हल हो करके वही मान इसका भी आएगा। 1 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, तो ये 1 यहाँ पे 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस बात ये है कि इसमें माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने लोअर को अपर बनाया है। ठीक है, मतलब इसको जो अपर था उसको लोअर बना लिया है और लोअर को हमने अपर बना लिया है। तो लोअर को अपर में चेंज जब करोगे और लोअर को अपर में, अपर को लोअर में, तो आपका माइनस लग जाएगा। इस बात को प्रगुण नंबर दूसरे में बताया गया है। देखिए प्रगुण नंबर तीसरा क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, हटा दें इसको। देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये है कि लिमिट्स को अगर चेंज करने की भावना अगर आप सीखोगे
तो समझ जाइए कि आपको माइनस फंक्शन में लगाना पड़ेगा, या फिर माइनस को हटाना है तो लिमिट्स को चेंज करना है। इस बात का डिस्कस हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी ये है, इंटीग्रेशन a to b fx और dx। जरा समझिएगा थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। कभी कभी फंक्शंस के एक आंसर नहीं आते, उसके आंसर्स उसके गुण पर छिपे होते हैं। जैसे मॉडुलस वाले फंक्शंस दो आंसर से लेकर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे हम कह दें mod x, तो mod x आपका एक आंसर पॉजिटिव देगा और एक आंसर नेगेटिव देगा। पॉजिटिव कब देगा? पॉजिटिव कब देगा? जब x का मान ग्रेटर देन कितना हो? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो। और x का मान लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में आपका जो मान x mod x देता है वो आपका नेगेटिव देता है। इसका मतलब mod वाली सारी संरचनाएं इसी तरीके से आंसर देंगी। अगर हम कह दें x माइनस 1 का मॉडुलस कितना आंसर देगा, तो आप कहोगे एक बार प्लस का आंसर देगा, एक बार प्लस का आंसर देगा, एक बार माइनस का आंसर देगा। इसका मतलब प्लस का कब देगा? जब x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर होता और x माइनस 1 लेस देन 0 के बराबर होता, तो आपका नेगेटिव आंसर देता। इसका मतलब ये है कि जो मॉडुलस वाले फंक्शंस होते हैं वो एक से अधिक आंसर से देते हैं। और आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टीज का यूज किया गया उसको इसी खास फंक्शन के लिए यूज किया गया कि मॉडुलस फंक्शंस को किस प्रकार तोड़ मरोड़ के करते हैं। तो इसमें तोड़ना रहता है। जैसे आपको दो आंसर आया तो एक मॉडुलस x, एक mod x दो आंसर दे सकता है। तो इसका मतलब किसी फंक्शंस में अगर हम उसकी लिमिट्स यूज करेंगे तो उसका मतलब वो दो बार यूज होगी, एक बार प्लस के लिए, एक बार नेगेटिव के लिए। और इस बात को पूर्णतया कंप्लीट करने के लिए लिमिट मतलब प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का इस्तेमाल किया गया और उसमें ये बात बताया गया कि किसी हम फंक्शंस को इस प्रकार लिमिट के अकॉर्डिंग अलग अलग तोड़ सकते हैं। कैसे? लोअर लिमिट को यहीं पे रखना, सी को मनचाहा बना लेना, मनचाहा नहीं, फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये सी हम मान लो कुछ देर के लिए ले रहे हैं, सी के साथ fx dx प्लस लगा करके इंटीग्रेशन। अब जो ऊपर है, अगर आप इस स्टेप के बाद इसको बंद करना चाहते हो कि आगे अब ना बढ़ाएं, तो आप ऊपर अपर लगा दो, नीचे आपका यही रह जाएगा c fx और dx आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप किसी बात को इस प्रकार समझें कि इंटीग्रेशन a से b fx dx, हमको काम क्या करना है, इसको 3 स्टेप तक ऐड करते जाना है या 4 स्टेप तक ऐड करते जाना है। हमारी मर्जी है 4 स्टेप तक ऐड करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक आंसर नहीं देगा। जब एक आंसर नहीं देगा तो दो आंसर देगा, तो दो इसके आंसर निकलेंगे। भाई इसके दो आंसर स्टेप में अलग अलग निकलेंगे, तो उसके लिए अलग अलग लिमिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए तोड़ने के लिए उन्होंने एक जुगाड़ बताया कि क्या बताया, लोअर को रखिए, अपर पे आप ऐसा कोई लिमिट्स मानिए जो आगे उसी को मानोगे तो कटता चला जाएगा। ये हो जाएगा fx dx प्लस करिए, ये जो है यहाँ पे रहे सेम तो यहाँ पे कर दीजिए। आप अगर बंद करना चाहते हो कि इसके बाद हमको नहीं तोड़ना, 2 ही स्टेप तोड़ना है, तो अपर वाली यहाँ पे फिक्स कर दो। और अगर नहीं आपको बंद करना है, 1-2 स्टेप की और ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे c1 ले लीजिए। ये आपका fx dx। अब अगला स्टेप आपका कंप्लीट होगा, इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिए हैं लगा दीजिए c1। अगर अब भी बंद करना है तो b ले लीजिए ऊपर, और अगर नहीं बंद करना तो यहाँ पे c2 ले लीजिए। ऐसा बढ़ता आपका चला जाएगा। हम मान लो यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, तो c1 से b fx और dx ये आपका बंद हो जाएगा। तो हमने 3 स्टेप तक मनचाहा तोड़ दिया। इसका मतलब अगर हम किसी को कई स्टेपों में सम करना चाहते हैं, उस लिमिट्स को बार बार तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम इसको लास्ट n टर्म तक तोड़ सकते हैं। मतलब इस तरीके से f a से b
एफ एक्स डी एक्स को इस प्रकार तोड़ेंगे, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से C1 एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स। ऐसा आपका बढ़ता हुआ कहाँ तक, डॉट 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 प्लस एफ CN तक, कहाँ तक, CN तक, nth टर्म तक आपका बी फिर क्लोज कर देगा एफ एक्स और डी एक्स। ऐसे मान को आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का इसमें इस बात को चर्चा करनी है। एक बात ये है कि इसमें ये बोला जाता है, ये जो सी आपने मनचाहा केस लिया, जो अपर लिमिट को आपने मनचाहा बनाया और नीचे वाली लिमिट ये दोनों सेम रहेगी, तो इसके फंक्शन और इसके फंक्शन में माइनस होने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। लेकिन बात कैंसिल होने की नहीं है, बात यह है कि अपने मनमानी थोड़ा ना कर सकते हैं। 4 मानना है 4 मान ले, 5 मानना है 5 मान ले, ऐसा नहीं है। ये भी सी जो C1 C1 CN तक आप मानते जा रहे हो अलग अलग, इसकी भी अलग सिस्टम्स हैं कि C1 को माने ही क्या माने। अपने मन से थोड़ो ना कि 10-15 अंक ले लो, उसी में एक एक को रखते चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपने मन से भी नहीं मानना है, इसमें कुछ नियम्स हैं। ये बताया जाता है कि C का मान A से बड़ा और B से छोटा होगा। किससे? A से बड़ा और B से छोटा होगा, इस बात को बताया जाता है। इसमें बताया जाएगा कि जो A से छोटा C1 C और C से छोटा C1 और इससे सबसे छोटे, मतलब ये दोनों B किससे छोटा रहेगा, मतलब A से बड़ा C और C1 रहेंगे, लेकिन B से छोटे रहेंगे C और C1। इस बात को यहाँ पे लिख दें कि जो C है हमारा वो A से बड़ा और C जो है C1 से बड़ा, मतलब C1 बड़ा C से, लेकिन इनसे सबसे छोटे रहेंगे कौन, C और C1। मतलब A और B के बिट बीन कार्य करेगा, जो आप लिमिट मनचाही मानेंगे। इसमें जो रहेगा, इसमें लिमिट ऐसे रहेगी, A से बड़ा C, C से बड़ा C1, C से बड़ा C2 और इसी तरीके से C2 से बड़ा C3, C3 से बड़ा C4, ऐसे बढ़ता हुआ कहाँ तक, CN तक। और ये सबसे, ये सारे केसेस जो अंदर के हैं ये सब छोटे होंगे किससे, B से। इसका मतलब A to B के अंदर ये सारी लिमिट्स रहेंगी, जिस लिमिट्स को हमने मनचाहा माना है। इस बात को बताया जाता है कि इन्हीं दोनों के बिटवीन ही कार्य करेगा। समझ आई बात? आगे समझिए जरा कि इन दोनों के बिटवीन्स रहेंगे। एक बात तो ये मानी है, और अगर आपका फंक्शन ऐसा है तो कभी कभी फंक्शन के इक्वल करके भी C का मान निकालते हैं। जैसे हम कह दें कि इंटीग्रेशन A टू B कर दें और यहाँ पे लगा दें x-3 का मॉडुलस dx। इसके दो आंसर आएंगे, एक आंसर आपका पॉजिटिव, एक आंसर नेगेटिव। मतलब एक आंसर x-3, एक आंसर आएगा -x+3, दो आंसर आएंगे। तो हमको इसमें C का मान निकालना है, तो आप इस फंक्शंस को x0 के इक्वल करिए। मतलब x-3 = 0, x बराबर कितना आया, 3। इसका मतलब 3 हम C के जगह पे यूज कर सकते हैं। इसको मतलब इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन A टू कितना 3, क्योंकि C का मान 3 लेना है, और एक बार नेगेटिव वाला लेना है x-3 नेगेटिव dx, और एक बार पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब 3 यहाँ पे और आपका B, और एक पॉजिटिव वाला आंसर x-3 dx। अब इन दोनों को हल करके आप तोड़ सके निकाल सकते हैं। तो तीसरे प्रगुण में इस बात की चर्चा की गई है जिस बात का डिस्कशन कर रहे हैं। हटा दें और प्रूफ डेट करते हैं प्रगुण नंबर 3। देखिए जरा क्या है, कैसे प्रूफ डेट होगा। तो आपका जो प्रगुण नंबर 3 है वो है A to B f(x) dx = A से C
एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स और डी एक्स, ये आपका प्रगुण है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसका जब हल करेंगे तो इसका हल हमने किया है कैसे, हमने किया कि इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का जो आंसर आता है वो आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे तो इसका जो इस्तेमाल होगा उसके जगह पे हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एफ बी, कैपिटल एफ बी और कैपिटल एफ ए, ये आएगा। किसका हल आएगा, ये हल आएगा इस पार्ट का। इसी तरीके से अब इसमें देखो यही सेम टू सेम यहाँ तीनों जगह है, फंक्शंस आपका तीनों जगह सेम है, लेकिन इस लिमिट्स को चेंज किया गया है। तो इसके आंसर में जरा देखिएगा, यहाँ से इसके आंसर में भी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आंसर आएगा, लेकिन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, ए से सी तक प्लस लगा करके। इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, एफ एक्स प्लस सी में लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, सी से बी तक लगेगी आपकी। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कैपिटल एफ सी और प्लस माइनस कैपिटल एफ ए। किसका आंसर, इसका आंसर प्लस लगा करके। इसके आंसर में आएगा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ सी। कैपिटल एफ सी और कैपिटल प्लस एफ सी दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस एफ ए प्लस का कैपिटल एफ बी, एफ ऑफ बी। तो आंसर कितना आएगा, एफ ऑफ ए कैपिटल का माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब ये बात और ये बात दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। ये आपका प्रगुण नंबर 3 था। 3 प्रगुण की चर्चा हमने किया, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। 7 प्रगुण होते हैं, सबके अलग अलग स्पेशल्स पार्ट हैं, उनको सीखना है प्रूफ डेट कर करके, क्योंकि प्रगुण्स का प्रूफ डेट जरूरी है। प्रगुण्स आपने कायदे से सीख लिया तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा समस्याएं आपने सीख लिया इंटीग्रेशंस की डेफिनेट में, क्योंकि प्रगुण्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर प्रगुण्स के आप नियम्स को अगर आप वाकिफ़ हैं तो आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए आगे चौथे प्रगुण को, ये जो प्रगुण नंबर 4 हम कराने चल रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रगुण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर डिस्कस अब करने चल रहे हैं। और आधे से ज़्यादा सवालें इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ों पर यूज की जाएंगी, जो चौथी और 5वीं हम बताएंगे। और बहुत सवालें इस पर आती हैं। आप समझ लीजिए कि बोर्ड की अधिकतर सवालें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर यूज होती हैं। देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको कायदे से समझेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ये तो आपका बेसिक नियम थे कि इस प्रकार इन सबको यूज कर सकते हैं। एफ एक्स के जगह पे एफ टी, एफ एक्स को अगर लोअर और अपर को लिमिट्स को चेंज करोगे तो माइनस, कोई मॉडुलस फंक्शन आएगा, 2 पार्ट आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर आएंगे, तो उसमें सी को मान लिया जाएगा, मतलब अलग अलग फैक्ट करके आपको इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो ये 3 लिमिट्स, ये 3 प्रगुण जो आपकी इस खास बात को दर्शाती हैं। चौथा प्रगुण देखिए और 5वां प्रगुण, ये दोनों प्रगुण कुछ खास प्रकार के प्रगुण हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। हम इस प्रगुण को बताते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस सिखाएंगे कि एक टाइप्स के एक प्रगुण पर कितने क्वेश्चंस लगाए जाते हैं और कौन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी बात को अलग से हम सारी बात को बताएंगे। तो ठीक है, आप इस प्रगुण को देखिए, प्रगुण नंबर 4 एंड प्रगुण नंबर 5। 4th प्रगुण आपकी है, बताया जाता है कुछ खास प्रकार का कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स